इप्टा घाटशिला के आज इस लाइव परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय मौजूदा दौर में जन प्रतिरोध के आयाम, ये हमारा आज का विषय है। आज हमारे साथ इप्टा के अलग अलग इकाइयों के बहुत महत्वपूर्ण साथी आज हमारे साथ इस चर्चा में हैं। जमशेदपुर से अर्पिता श्रीवास्तव, अशोकनगर इप्टा से सीमा रोजेरिया जी, इप्टा रायगढ़ के युवा साथी हमारे साथ हैं भरतलाल निषाद जी और विनीत तिवारी भैया इंदौर से हैं। साथियों, कोरोना काल या कोरोना का संकट का दौर ये अब काफ़ी लंबा हो चुका है। इसका वक्त काफ़ी महीने गुजर चुके हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, महसूस की हैं। बहुत तरीके से इसके बीच में जो भी बातें हुई, जो बातें आई, चाहे वो मजदूरों के पलायन का मामला हो या सरकार की नीतियों की बात हो, तमाम तरह के जो इश्यूज रहे हैं। हम सभी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, हम सभी जो रंगकर्म से जुड़े हुए हैं या किसी भी तरह से जो प्रतिवाद का जो हमारी परंपरा है और हमारी जो तरीका है हमारा, हम पहले हमने किया है। बेशक हम पहले भी जब भी होता था, यानी कि जब कोरोना का ये दौर नहीं था, जब लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो हम जब भी कोई सवाल या कोई प्रतिवाद हम करते थे, जब भी हम किसी की आलोचना, किसी सरकार की नीतियों की आलोचना हो या व्यवस्था की आलोचना हो, जब हम करते थे तो हम सड़क पर उतर सकते थे। हम और सब जिसको हम कह सकते थे कि अभी भौतिक दूरी का जो बंधन अब है कि हम नहीं मिल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं और तमाम तरह के कानून भी लगा दिए गए हैं कि हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो ये पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब जब ये है, अब आज के वक्त में जो ये स्थिति हमारे सामने है, तो बेशक हमने पिछले कुछ महीनों से लगातार सोशल मीडिया के वर्चुअल स्पेस पर बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से अपनी बातें रखी हैं, हमने प्रतिवाद किए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का, ट्विटर का हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, लगातार हमने ये किया है। और इसके बीच में कोई साथियों के सवाल ये भी आते हैं कि हम क्या केवल वर्चुअल वर्ल्ड पर ही या वर्चुअल आभासी दुनिया में ही क्रांति करना चाहते हैं, या हमारा जो है ये बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली ये होता यही है कि कुछ एक वक्त के लिए, कुछ एक दिन के लिए उसका कह सकते हैं कि वो याद में रहता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, या वो फिर हम अगर लगातार कर भी रहे हैं तो वो उतना कारगर नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, बहुत से बातें हैं। इस बीच में हमें जो महसूस हुआ है, बहुत अच्छे से कल प्रलेस पंजाब के कार्यक्रम में जब मैं सुन रहा था तो बहुत अच्छी एक बात आई थी कि प्रतिरोध और विरोध में हमें एक सूक्ष्म सा अंतर है और वो हमें समझना पड़ेगा। विनीत तिवारी ने वो बात कही थी, आज हमारे साथ है। मैं चाहूंगा कि उस बात को और आगे हम लेकर जाएंगे। जरूरी है कि हमने विरोध दर्ज किया, लेकिन क्या वो उस तरह से प्रतिरोध बन पा रहा है जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम आज तक करते आए हैं, जैसा हमने जिस जिस तरीके से, जिस किस्म का हमने आज तक किया है। तो इन सब तमाम बातों पर चर्चा के लिए और बहुत सारी बातों को आगे हम कैसे, किस तरह का ये हमारी जो मुहिम होगी या हम जो काम करेंगे, नए साथियों को लेकर के करेंगे, वरिष्ठ साथियों के साथ करेंगे, तो वो किस तरफ जाना चाहिए, किस तरह से उसका एक जिसको हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट हमारे सामने, हमारे दिमाग में कम से कम होना चाहिए। इन तमाम बातों पर बातचीत के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण साथी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं भरत भाई से ये आग्रह करूंगा। इप्टा रायगढ़ के बहुत ही पुराने साथी हैं युवा, लेकिन बहुत सक्रिय हैं, बहुत बहुत दिन से साथ में हैं और इप्टा के तमाम मंचों पर जो है उनकी प्रतिनिधित्व उनका बहुत तगड़ा रहा है। और साथ साथ मुझे पता भी है कि इस तरह का जब हम कहते हैं कि सांस्कृतिक मंच या उसका एक प्रतिनिधि होने के नाते हम किस तरह के प्रतिवादों में और किस तरह के जन प्रतिरोध की जो हमारी संस्कृति रही है उसके हित में, जन के लिए, क्योंकि इप्टा की जो टैगलाइन है कि वो इप्टा की जो नायक होती है वो जनता ही होती है, तो हम उस नायक, उस जनता के लिए हम जो करते हैं, क्या इस आभासी मीडिया में सिमट जाने के दौर में भी हम किस तरह से करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भरत भाई से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी बात इस पर रखें, फिर हम क्रम से आगे भी अगर कोई सवाल आता है या सेकंड राउंड में जिस तरह से बातचीत होती है
तो हम सारे वक्ताओं को सफल करते रहेंगे बीच में। तो सबसे पहले भाई भरत। धन्यवाद शेखर जी। सभी साथियों को सलाम। साथियों, आज सबसे पहले शेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। साथियों, आज का जो विषय है, ये विषय तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मौजूदा दौर में जन प्रतिरोध के आयाम। साथियों, पिछले 4 महीनों की बात करें तो सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया ही एक आयाम है जहां जन प्रतिरोध के स्वर उठ रहे हैं। बाकी सारा चीज तो सड़क से लेकर संसद तक सब अभी ठप पड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं अपनी बात रखने के लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और लॉकडाउन होने से पहले जो भारत में जो आंदोलन चल रहे थे, कुछ आंदोलन, खासकर जो शाहीन बाग का आंदोलन है या जेएनयू में जो फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन था, या फिर दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन था, ये सारे के सारे आंदोलन सड़क के साथ साथ ऑनलाइन लगातार पैरेलल चल रहे थे और उनके कार्यकर्ता, मतलब जो उनसे जुड़े हुए थे, लगातार ऑनलाइन उसको साथ में लेकर चला रहे थे। एक उदाहरण है, विपिन चंद्र जी की एक पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें वो कहते हैं अपने प्राकथन में कि आधुनिक 19वीं शताब्दी के जागरण में न केवल प्रिंटिंग प्रेस जैसी पाश्चात्य प्रौद्योगिकी को अपनाकर ब्रिटिश शोषण का विरोध किया गया, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने वैश्विक मानकों को भी अपनाया। ये उनका कथन है। उसी तर्ज पर हम भारत के लोगों ने भी सोशल मीडिया को अपनाया है, क्योंकि सोशल मीडिया, हमारा भारत का कोई अपना कोई सोशल मीडिया है नहीं, जो भी है सारे विदेशों में है। इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जन प्रतिरोध के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस है जिसे हम लोगों ने अपना भी लिया है। इसमें सबसे पहला तो ये है, जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से जो ऑनलाइन स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, खासकर कुणाल कामरा जैसे लोग हैं, वरुण ग्रोवर हैं, संपत सरल हैं, ये जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, इनका बहुत व्यापक रूप में प्रभाव भी है और लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है। तो मुझे खासकर ये आयाम जो है एक जन प्रतिरोध का, ये बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इसको लगातार शेयर भी करता हूँ अपने पेज में। दूसरा, जो नए लोग कुछ आंदोलनों से, जैसे शाहीन बाग के आंदोलन हो, चाहे जेएनयू के छात्र आंदोलन से कुछ लोग आए हैं, जैसे जिसमें शशि भूषण पांडे जी हैं, या शाहीन बाग से आमिर अजीत, जिनका कविता बहुत ही फेमस, जिन्होंने वो कविता पढ़ी थी, सब याद रखा जाएगा, ये बहुत व्यापक रूप में वायरल हुआ था और बहुत प्रभावशाली भी था और हमारे जहन में अभी तक है। वो लॉकडाउन हुए 4 महीने हो गए हैं, शाहीन बाग का आंदोलन जो है वो मतलब सड़क से हटा दिया गया, हम लोगों को वहां से भगा दिया गया। उसके बावजूद भी मतलब ऐसा नहीं है कि आंदोलन बंद हो गया, ये आंदोलन लगातार चल रहा है। तीसरा और बड़ा जन प्रतिरोध का आयाम जो मुझे लगता है और उसका खूबसूरत पहलू है, सड़क से लेकर आंदोलन को सोशल मीडिया में दोनों जगह में पैरेलल लगातार चलाया जाता है। खासकर जेएनयू के छात्रों ने पूरे भारत में एक उदाहरण रखा कि आंदोलन सड़क से लेकर ऑनलाइन स्तर पर किस तरह से पैरेलल चल सकता है। ये खासकर जब एफटीआई में जब ये आंदोलन चल रहा था, उसे जेएनयू के छात्रों ने खासकर उस आंदोलन को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही जगह बहुत ही व्यापक रूप से फैलाया, जिससे वो पूरे भारत में उसकी जो है चिंगारी फैली और लोग मतलब बहुत गुस्से में थे, खासकर एफटीआई के बाद। उसके बाद फिर जामिया में जिस तरह से आंदोलन हुआ, या डीयू में हुआ, बीएचयू में हुआ, इलाहाबाद में जिस तरह से आंदोलन हुआ, वहां की जो अध्यक्षा थी उनके साथ जिस तरह से हमले हुए, उसके लिए पूरे भारत से प्रतिक्रियाएं आई।
तो प्रतिक्रियाएं इसलिए आई क्योंकि लगातार ऑनलाइन उसका व्यापक रूप से वो फैला हम लोगों के पास। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और है, जो हमारे पास ऑनलाइन या सोशल मीडिया, जो हमारे पास जन प्रतिरोध का आयाम है, उसमें तेजी से सोशल मीडिया को जन प्रतिरोध के लिए उपयोग तो हम लोग जितनी तेजी से कर रहे हैं, उतनी तेजी से भारत की पॉलिटिकल पार्टियां आईटी सेल बना के अपने पेड कार्यकर्ताओं को उसमें मतलब भेज के हम लोगों को ट्रोल करने से लेकर, हमारे आंदोलन को भड़काने से लेकर, दुनिया भर की मतलब गलत गलत जानकारियां, वो मतलब जो फेक न्यूज है, खासकर इसमें फेक न्यूज जोड़ना बहुत जरूरी है, फेक न्यूज फैलाकर लगातार हर आंदोलन को, चाहे वो जेएनयू का आंदोलन हो, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, लगातार भ्रामक चीजें फैलाकर हमारे आंदोलन को जो है भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारे एक सोशल मीडिया जो खासकर जन प्रतिरोध का भी बड़ा आयाम एक उभर कर आया है, इसके साथ ये भी हमारे जो नुकसान है उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और मेरे वरिष्ठ साथियों से एक सवाल भी है कि इसको हम कैसे काउंटर करें। ये जो खासकर पॉलिटिकल पार्टियां आईटी सेल बनाकर अपने ट्रोल्स जो भेजकर हम लोगों को ट्रोल करते हैं, लगातार भ्रामक हमारे लिए खबरें फैलाते हैं और हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, ये वरिष्ठ साथियों से जानना चाहूंगा। दूसरा चीज, एक और अंतिम एक बात रखूंगा मैं। अब ये रिसेंटली मामला है कि सोशल मीडिया में देश के प्रतिष्ठित वकील जो है टिप्पणी करते हैं, और टिप्पणी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं, जिसे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहन भी नहीं कर पाते हैं। बताइए, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय लोकतांत्रिक होने का दावा लगातार करता है, वही वहां के न्यायाधीश ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम किस दौर में सोशल मीडिया को मतलब किस तरह से लें, और यहाँ पर जो जन प्रतिरोध के लिए हम लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म चुना है, इसको किस तरह से यूज करें, ये मैं वरिष्ठ साथियों से जानना चाहूंगा। इतनी ही बात रखूंगा, आगे और भी बात है मेरे पास। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाई निशात जी, भरत भाई। जरूर सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों के जरिए हम जो कर पा रहे हैं वर्चुअल स्पेस में, अब वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और लगातार ये हो भी रहा है। दूसरे राउंड में और आपके और विचारों को भी हम सुनना चाहेंगे। इसके बाद में जमशेदपुर से अर्पिता श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि वे मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए आप अपनी बात रखें। अर्पिता श्रीवास्तव। अनम्यूट करिए दीदी, आपका अनम्यूट करिए, म्यूट है दीदी आपका। सभी साथियों को सलाम। बहुत लंबे समय के बाद फेसबुक में आना हुआ है ना। शेखर को बहुत बहुत धन्यवाद, और इप्टा को धन्यवाद, जो इप्टा ने मुझे इस लायक समझा। भगवत रावत की एक कविता के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी। हो सकता है कि बहुत सारे जो जन प्रतिरोध के आयाम के बारे में बात हो, वो बहुत मुझे भी क्लियर नहीं है, लेकिन बातचीत के माध्यम से आएगी। जितना मेरी समझ के अनुसार है, मैं रखना चाह रही हूँ। कविता है, आंखें जब सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखती, कान के पर्दे जब किसी आवाज पर नहीं कांपते, पैर जब किसी भी घटना पर नहीं हिलते, असर नहीं करती जब नथनों पर चारों ओर फैली सड़ांध, दिल जब धड़कते धड़कते किसी बात पर नहीं धड़कता, क्या इसी तरह नहीं होती आदमी की मौत? क्या यह सब किसी खास लम्हे में ही होता है? फिर किसका किया जा रहा है इंतजार? कब होगी मौत की घोषणा? भगवत रावत की ये कविता कई वर्ष पहले लिखी गई थी, और ये आज भी मौजूद है। आज के समय में जब हम कोविड-19 के संकट के समय में जन सरोकारों के लिए किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, और रास्तों की खोज के लिए हम यहाँ चर्चा के लिए शामिल हैं, तो
आया, इन्हें जन प्रतिरोध के लिए तो बहुत सारी चीजें यूज होंगी ही, लेकिन उनके माध्यम से ही हमें इस बीच घरेलू हिंसा के बारे में पता चला। एक लगातार हिंसा का ग्राफ बढ़ता गया। घरेलू हिंसा में स्त्रियों के संग हिंसा हो रही है, बच्चों के संग बहुत सारी चीजें ऐसी घट रही, बच्चे, युवा बेरोजगार और स्त्रियों के संग बहुत हिंसा हो रही है। और मजदूर, सभी जन जान रहे हैं कि मजदूरों के संग किस तरीके की व्यवहार किया गया है, जो कि नीति विरुद्ध है। इन्हें राज्य को उस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाना था। साथ ही इस दौर में जब हम इंटरनेट के माध्यम से सोच रहे हैं कि जन प्रतिरोध करें, उसमें एक सवाल यह भी आता है, क्या इंटरनेट समानता है? क्या इंटरनेट हर एक को हासिल है? आप किसी घर में जब जाके देखिएगा तो इंटरनेट भी पाने के लिए पहली स्थिति पुरुष की होती है, बाद में हासिल होता है। तो यह भी सवाल है कि इंटरनेट की असमानता जो है वो लिंग भेद की तरह अभी पूरे समाज में व्याप्त है। और एक ब्लॉग मैं देख रही थी जो कि कंबोडिया की एक सोशल मीडिया की ब्लॉगर है, कैथरीन। उन्होंने जो एक ब्लॉग चलाती हैं, कैथरीन हैरी, अ डोज ऑफ कैथ, उन्होंने ये बात शुरू की है कि इंटरनेट की असमानता खत्म होनी चाहिए, तभी हर वर्ग के लोग, हर एक व्यक्ति अपनी बात रख पाएगा। पूरे विश्व भर में मात्र 4.5 बिलियन लोग हैं पूरे विश्व में, जो जनवरी 2020 तक इंटरनेट यूज कर पा रहे थे। तो क्या हमारी बात ये यहाँ पे रखा जाना बहुत ज़रूरी है? क्या सिर्फ यहीं पे रखे जाने से चीज़ें लोगों तक पहुँच जाएँगी? क्योंकि यह भी बहुत ज़रूरी है कि विचारों की ज़मीन बहुत कमज़ोर हो गई है। हम देखते हैं कि आज सही चीज़ में, जैसे कि भगवत रावत ने अपनी कविता में कहा कि लोगों को कुछ भी नहीं सुनाई देता। हम रोज़ सुनने के आदी हो चुके हैं। आज हम कोई बुरी खबर सुनते हैं और थोड़ा लगता है और थोड़ी समय के बाद दूसरी बात से हम भूल जाते हैं। हम कितने समय तक सेंसिबल रह पाते हैं या उस मुद्दे को हम संजो पाते हैं या ज़्यादा दूर तक उसको ले जा पाते हैं। तो विचारों की ज़मीन बहुत कच्ची हो गई है। संस्कृति के नाम पर इन्हें जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, वो चीज़ें अब समाज में गायब हो रही हैं। हम बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, है ना? और सोचते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन क्या हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं? हमारी रीच है? कल विनीत जी का एक सेशन मैंने अटेंड किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों तक नहीं पहुँच सकते। यानी आज के समय में भी जिस डर को यानी राज्य सत्ता ने जिस तरीके से दमन आपके दिमाग में डर बैठा दिया है कोविड का, आप उससे आगे निकलना हमारी ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है। सोशल मीडिया में एफबी के द्वारा, अल्टरनेटिव मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ट्विटर के द्वारा हमें बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पता चल रही है, जो कि मुख्य धारा के मीडिया संस्थान हम तक नहीं पहुँचाते हैं। हमें बहुत सारी न्यूज़ ऐसी मिल रही है, जैसे कि परसों मैंने एक खबर पढ़ी थी कि हिमाचल प्रदेश में एक पिता ने अपनी भैंस बेच दी, अपनी 2 बच्चियों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, और उनके पास सिर्फ एकमात्र वही साधन था। तो इस समय में, जिस समय में हम इस संकट से गुज़र रहे हैं, लोग ऑनलाइन शिक्षा की वकालत कर रहे हैं, उस दौर में इस तरीके की खबरें बहुत विचलित करती हैं और दुखी करती हैं। क्या ये राज्य की ज़िम्मेदारी नहीं है कि लोगों तक जिस तरीके से वो अनाज पहुँचाने की बात करती है, तो क्या आज के समय में जब बोल रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू जुड़ना है, जिनके घर में 3 बच्चे हैं और 1 मोबाइल है, या जो दिहाड़ी मज़दूर है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो और हिंसा, स्त्रियों की हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि वो स्त्रियाँ कोविड काल में, चूँकि परिवहन भी उपलब्ध नहीं था, तो वो मार खाती और हिंसा झेलती घर में बंद हैं। ना तो उन तक कोई पहुँच पा रहा है, उन तक पहुँच नहीं है। एक मेंटल हेल्थ का इश्यू एक अलग चल रहा है। क्या उस मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है? परिवार में वो लोग शेयर कर रहे हैं कि अच्छा खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन साथ में मेंटल हेल्थ का क्या है? मेंटल हेल्थ भी बहुत बुरी तरीके से अफ़ेक्ट हुई है। और इनके साथ ही एक और सवाल है कि हम इतना ज़्यादा सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये भी बहुत कड़वा सच है कि आज के समय में ताज़िंदगी जिन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, वो आज जेल में हैं। उनको बिना वजह जेल में डाला गया है
है ना, जो हमारे समाज के सबसे खूबसूरत लोग हैं, उनको आज जेल में रहना पड़ रहा है। इस समय में जब बीमारी का डर है, तब भी उनको हॉस्पिटल की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो बहुत दुखद है। वरवर राव को इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया में जब लोगों ने प्रतिरोध किया, तो उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खोज खबर, परिवार वाले मिलने गए, उसके बाद कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। लेकिन वहीं कोई यदि सेलिब्रिटी जाता है, तो वो सुबह से लेके शाम तक क्या कर रहा है, वो हेडलाइन की खबर होती है, जो दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। उनके अलावा बहुत सारे लोग, गौतम नवलखा जी हैं, अम्बेडकर फैमिली के अनंत तेलतुम्बड़े हैं, सुधा भारद्वाज, जो ज़िंदगी भर एक अच्छी नौकरी जिनको मिल सकती थी, वो आदिवासी और वंचितों के लिए वकालत करती रही, वो आज जेल में हैं और राज्य सत्ता उनको नहीं हटा रही है। वैसे ही सीएए और एनआरसी कानून का विरोध करने वाले जितने दर्जनों लोग गिरफ्तार हुए, गोरखपुर में अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने पे जिन्होंने विरोध किया, डॉक्टर कफील खान, वो अब तक जेल में है ना? तो हम अपने आस-पास में होने वाली बेरहमी को क्या सोशल मीडिया में शेयर करके खत्म कर देंगे? वो सारी बेरहमी हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं। हम राष्ट्रवाद के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पर एक ऐसी ज़मीन हमारे यहाँ पुख्ता खड़ी हो गई है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आईटी सेल के द्वारा, जिसके द्वारा इन्हें उनको जेल भी नहीं होती, मज़े की बात। वो लोग जो इस तरीके से ज़हर उगल रहे हैं, हम आए दिन व्हाट्सएप के ज़रिए वो मैसेज मिलता है, जो ज़हर हमारे राज्य में हमारे पूरे देश में फैल रहा है, विश्व में फैल रहा है ना? और जो शिद्दत के साथ सांप्रदायिकता और जुल्म के लिए लड़ते हैं, उनकी कहीं पुकार नहीं है। तो बेरहमी ना देख पाने की इन्हें हम लोगों को आदत हो गई है। हम इन्हें ह उन लोगों की जो एक बहुत बड़ा जन समुदाय है, वो बेरहमी नहीं महसूस कर पा रहा है, वो संवेदनहीन हो चुके हैं। तो उन उन लोगों के लिए विचारों की ज़मीन पुख्ता करने का ये माध्यम हम लोगों को पुख्ता करना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे इस समय में। इस समय में जो फ़ील्ड में काम करते थे, उसमें से कुछ लोग तो अभी भी फ़ील्ड में काम कर रहे हैं मेरी समझ के अनुसार, लेकिन जो फ़ील्ड में काम नहीं कर रहे, जिनको बरसों का अनुभव है, हमें उनको जोड़ करके, उनके अनुभवों को संजोने की ज़रूरत है। हमें फिर से इतिहास, संस्कृति के बारे में समझ पुख्ता करने की ज़रूरत है इस सोशल मीडिया के माध्यम से और इस प्लेटफ़ॉर्म को हम जैसे लोग कई बार नकारे भी हैं। लेकिन अभी हमारी ये ज़रूरत बन गई है कि विचारों का आदान-प्रदान हो, है ना? हम अपने संगठन के प्रति, हम अपने दायित्वों के प्रति सचेत रह पाएँ। तो इसका सार्थक इस्तेमाल किया जा सकता है। जो समान विचार के लोग हैं, जो चाहते हैं, जो एक खूबसूरत दुनिया बनाने की का सपना देखते हैं, वो क्या एक जगह नहीं जुड़ सकते? ये इस तरीके से हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और कई टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो माध्यम कविता हो सकता है, कहानी हो सकता है, थिएटर हो सकता है, फ़िल्म हो सकती है और हम लोग लगातार शेयर भी कर रहे हैं। हो सकता है कि इस माध्यम के द्वारा एक बहुत छोटा-सा समूह इकट्ठा हो पाए। क्योंकि जिस तरीके से सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद का ज़हर लोगों में फैल चुका है, वो एक छोटी बात में रिएक्ट करने से नहीं हिचकते, उनको तो बदल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे लोगों को जोड़ें, युवा लोगों को जोड़ें। ये समय है कि हम युवा लोगों को जोड़ें, है ना? बताएँ कि किस तरीके से देखने का नज़रिया होना चाहिए, जिस तरीके से इतिहास को नष्ट-भ्रष्ट करके देखा जा रहा है ना? उनको वो किया जाए, लोगों को समझाया जाए कि दुश्मन हुकूमतें होती है, इंसान नहीं होते हैं, जनता नहीं होती है। तो उनके प्रति हमारी सद्भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए, ये समझ एट लीस्ट होनी ही चाहिए। एक एक और सच है कि सोशल मीडिया में बोला जाता है कि सोशल मीडिया में आप यानी सोशल मीडिया के साथ-साथ कोई संगठन का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन सोशल मीडिया में आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। आप किसी के लिए जवाबदेह नहीं होते हैं। तो हम विभिन्न संगठन के लोग यदि यदि ऐसे युवा वर्ग को, ऐसे लोग जो फ़ील्ड में काम कर चुके हैं, जो इन सोशल मीडिया के सारे चीज़ों को यूज़ नहीं करते, उनको हम इकट्ठा करके चीज़ों को जोड़ पाएँ, तो ये बहुत अच्छा होगा। पर यह भी सच है कि रियल एक्टिविज़्म सोशल मीडिया में संभव नहीं है। हम यहाँ सिर्फ़ ज़मीन तैयार कर सकते हैं।
हम चीज़ों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, विषयों का आदान-प्रदान, वैचारिक विनिमय हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फील्ड में जाना ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है कि हम विचार मंथन इस समय कर सकते हैं। दूसरा, जो फेक न्यूज़ आ रही है उन लोगों के प्रति, उनके प्रति भी हमको अवेयर होना, खुद को शिक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा-ज़रा सी चीज़ में हम सोचते हैं कि ये सच है, फॉरवर्ड करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है यदि हम इसको जन प्रतिरोध के रूप में एज़ ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि शेखर को बोलना चाहूँगी कि और भी कुछ चीज़ें आएँगी, तो मैं ज़रूर बातें शेयर करूँगी। सभी साथियों का शुक्रिया मुझे सुनने का। बहुत बहुत शुक्रिया अर्पिता दी। बहुत संक्षेप में, लेकिन बहुत मुझे लगता है इसमें बहुत सारे बिंदु आपने छोड़े। सबसे पहला सवाल तो ये था कि क्या सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो इंटरनेट की पहुंच सब तक एक समान है कि नहीं। और आपने ये भी कहा कि बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता और जो हमारे समाज के सबसे खूबसूरत लोग हैं वाकई में वो आज सत्ता के दमन का शिकार हैं और उनको कैद कर लिया गया है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि हम ये सोचें कि हम कैसे युवा साथियों को लेकर के, और ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इस टूल का इस्तेमाल हम वो जागरूकता, वो चेतना पैदा करने के लिए करें बेसिकली। और सही बात है कि सोशल मीडिया से वो उस किस्म का एक्टिविज्म नहीं आ सकता। हालांकि अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि हम फिलहाल जो हमारे पास ये रिजोर्स है हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करेंगे। अब अगले वक्ता के तौर पर मैं अब आग्रह करूंगा सीमा राजौरिया जी से। वरिष्ठ साथी हैं इप्टा की और अशोकनगर इप्टा से जुड़ी हुई हैं। सीमा राजौरिया जी, अब आपके सामने। सभी को मेरा नमस्कार और शेखर को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम अभी सभी लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 हमारे चारों तरफ फैला हुआ है और इसके बढ़ते हुए ग्राफ को, संक्रमण के ग्राफ को हम बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और हम करीब 13 लाख पर पहुंच गए हैं। मैं अभी पढ़ रही थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि ये जो बीमारी है, ये वैश्विक बीमारी जो अभी मानव संकट हमें दिख रही है, वो बहुत जल्दी ही एक तरह से मानवाधिकार संकट में बदलने वाली है और ऐसा हम जान भी रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि कई तरह के वायरस हम जो पुरानी सदियों से हम देखते चले आ रहे हैं, जिनका आक्रमण हुआ है, वो तो एक तरह के वायरस हैं ही। इसके साथ साथ कई सारे वायरस हमारा जो तंत्र है उसकी कमजोरियों पर फलते फूलते हैं। इन्हें दुरुस्त करना हमारी जवाबदारी है। हम जैसे इप्टा जैसे संगठनों से जो जुड़े हुए हैं उनकी जवाबदारी है। और आज ऐसे समय जब हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं, हम अपने घरों में रह के काम कर पा रहे हैं, एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, चीजों का, पुस्तकों का आदान प्रदान ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और चारों तरफ हम जिस तरह की विसंगतियां देख रहे हैं, हम निजीकरण का मामला देख रहे हैं, श्रम कानूनों को ध्वस्त करने की कवायतें चल रही हैं, वह श्रम कानून जिसको बनाने के लिए हमारे कई सारे मजदूर साथियों ने अपना घर परिवार जीवन तबाह कर दिया था, शहीद हुए थे। इतनी परेशानियों के बाद हम श्रम कानून को बनाने में सफल हुए थे। उन श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाने की पूरी तैयारी चल रही है और हम ऐसे समय में घर बैठे हुए हमको काम करना पड़ रहा है। ये थोड़ी विसंगतियां जरूर हैं, पर हमको इन्हीं दायरों में रह के अपने रास्ते तलाशने होंगे। और एक तरफ जब हम, अर्पिता बोल रही थी कि हम लॉकडाउन और वो सब चीजों को लेके चलेंगे जहां से इन सब चीजों की जमीन तैयार हुई है, तो जैसे ही वैसे तो WHO ने 12 मार्च को वैश्विक बीमारी की घोषणा कर दी थी, पर हमारे यहाँ 24 मार्च में रात 8 बजे घोषणा होती है और आम जनता को सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया जाता है कि आपके और परिवार के लिए एक सुरक्षित जगह का आप व्यवस्था कर लीजिए। ये टास्क ही है एक तरह का, तो और टास्क है या फिर आप मजाक भी कह सकते हैं, ये एक तरह का मजाक ही था। खैर, इसके बाद लॉकडाउन होता है, प्रवासी मजदूरों का वापसी अपने घर आना होता है।
इस तरह की चीजें हमारे सामने से गुजरती गई और हम देखते भी रहे और उन सब चीजों का विरोध करने या प्रतिरोध करने की भी हमारी भी एक इस मौजूदा दौर में एक लिमिट ही है। इस लिमिट में रह के ही हम ये सब कर पा रहे हैं या करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से साथी हैं, हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करके अपनी बात बखूबी कह रहे हैं। अच्छा, अभी शेखर ने शुरुआत इस बात से की थी कि हमारे कई सारे साथी इस तरह के जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने जैसी चीज को लेकर थोड़ा-सा शंका में हैं या कई बार बहस भी करते हैं कि ये बेकार की चीज़ है, बकवास की चीज़ है और ये ज़्यादा समय तक नहीं रहने वाली। पर मुझे लगता है कि हमारे सामने अभी यही विकल्प है, इसके अलावा कोई विकल्प हमको नज़र नहीं आ रहा। यदि हम 1 सदी पुरानी बात सोचें, जब स्वाइन फ्लू 1918 में स्वाइन फ्लू जब आया था, तो उस समय हालाँकि अमेरिका की बात ही हम करें, तो जब लोग अपने परिवारजनों से, मित्रों से या फिर सहकर्मियों से आपसी संपर्क नहीं कर पा रहे थे, इसी तरह की शारीरिक दूरियां उस समय भी बढ़ी थी, तो टेलीफोन का इस्तेमाल किया गया था। और जैसे अभी हम इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें नहीं करें, तो उस वक्त भी लोगों के दिमाग में संशय था और टेलीफोन ज्यादा इस्तेमाल की वजह से उस समय वो एजेंसियां जो थी ठप पड़ जा रही थी। तो उस समय भी ये लग रहा था कि ये इस तरह के जो संपर्क हैं ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि वो तकनीक हमारे बहुत काम की है। तो हो सकता है कि आज हम जिन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं, ये अलग बात है कि वो किसको मिल पा रहा है, किसको नहीं मिल पा रहा है या महिलाओं को कम मिल रहा है। तो ये अपनी जगह सही है, ये अलग मुद्दे की बात है। परंतु ये अभी हमारे लिए यही और मात्र यही साफ-साफ विकल्प हमको नज़र आता है। अब हम चाहे तो छोटे-छोटे वीडियो बनाकर अपनी बात कर सकते हैं, छोटी-छोटी कविताओं में अपनी बात कह सकते हैं, कविता पोस्टर में अपनी बात कह सकते हैं, चित्र बनाकर अपनी बात कह पा रहे हैं हम और कई तमाम इस तरह की चीज़ें हैं हम उनको अपने-अपने माध्यमों से हम रख पा रहे हैं। जैसे कि छोटे-छोटे वीडियो हम देख रहे हैं, हमारी साथी हैं, सुचिता सक्सेना हैं, भगत राम हैं, राजीव ध्यानी जी हैं और सलोनी जो नई उम्र की लड़की है, वह भी बड़े अच्छे-अच्छे नज़्मा आपा का एक कैरेक्टर करती कई सारे वीडियो उसने डाले हैं और अपने क्रोध की ताकत को वो इस तरह से दर्ज करा रही हैं। हम घर में रह रहे हैं और इस तरह की जो हम चीज़ें कर पा रहे हैं, तो हम जब भी प्रतिरोध की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो कबीर याद आ जाते हैं, कबीर के संगी साथी याद आते हैं, उनके समकालीन संत कवि याद आते हैं और हरिशंकर परसाई याद आते हैं और हमें खूब जोरों से चार्ली चैपलिन भी याद आता है। उनके पास जिस तरह के उस समय जो टूल जिस तरह के साधन थे, उस तरह उन्होंने उसका इस्तेमाल करके एक धारदार तरीके से अपनी बात समाज के सामने रखी, अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। हम भी उन्हीं के पीछे चलने वाले लोगों में से हैं, तो हम अपने ही साधनों का, सीमित साधनों का, अपनी सीमाओं का उपयोग करके ही हम अपना प्रतिरोध दर्ज करा पा रहे हैं। जैसे कि कई हमारे ब्लॉगर्स साथी हैं, जो ब्लॉग पर लिखकर अपनी बात कर रहे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, जो इस तरह का जो आज हम जिस ऐप के ज़रिए इस तरह की बातचीत कर पा रहे हैं, तो उस तरह की बातचीत से के ज़रिए अपनी बात रख रहे हैं। हमने भी कई सारी कविताओं और गीतों को अशोकनगर इफ्ता चैनल के माध्यम से रिकॉर्ड किया है और उनको भी डाला है। हम गीत और जब कविता की बात करते हैं, तो आज के समय में मुझे एक हमारे रायपुर के साथी हैं, राजकुमार सोनी, वो याद आ रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और वहाँ से प्रवासी मज़दूरों ने घर वापसी के लिए आना शुरू किया था। वो बड़े हैरान परेशान करने वाले दृश्य हो रहे थे, जब हम शुरू में उनको देख रहे थे कि नंगे पैर यात्री चले आ रहे हैं, हज़ारों किलोमीटर की उनको यात्रा करना है, अपने हाथ में छोटे-छोटे बच्चे लिए, अपनी पीठ पर उजड़ी हुई गृहस्थी और उजड़े हुए सपनों को लेकर जब वो चले जा रहे थे, तो राजकुमार सोनी जी का सुबह, दोपहर, शाम बड़ी बेचैनी में कई अपने मित्रों को फ़ोन जाता था कि मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ। तो जब तक उन्होंने 2-4 गीत नहीं लिख दिए और उनको रिलीज़ नहीं कर दिया,
जब तक उनको मतलब चैन नहीं मिल पाया। जब वो गीत लिखते हैं कि लौट कर नहीं जाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे। हालांकि सूखी रोटी अब गांव में नहीं मिल पाएगी, उन्हें लौट कर तो जाना ही होगा। और इस तरह का हम अभी देख भी रहे हैं। कुछ दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर मजदूरों की भीड़ देखी गई। वो कारखाने के मालिक जिन्होंने जब कारखाने बंद हो गए थे उनका साथ नहीं दिया था, और आज वही कारखाने के मालिक उन मजदूरों को एयरलाइन का टिकट भेजकर बुला रहे हैं। तो हालात ये हैं, पर हमारी भी हमारा जो दायित्व बनता है वो इसी तरह हम अभी फिलहाल पूरा कर सकते हैं। यदि हम कविता पोस्टर की बात करें तो हमारे बहुत करीब के साथी हैं पंकज दीक्षित, जो क्या करते हैं आप बताइए, सिर्फ 2 लाइन किसी भी कविता की, कहानी की, किसी लेख की, व्यंग की लेकर सादा कागज पर अपना एक छोटा सा चित्र बनाकर और उसे सोशल मीडिया के ट्विटर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो चस्पा कर देते हैं। और मैं कई सारे यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से मिली हूँ, तो वो अधिकांश विद्यार्थी उनकी इस कला से या इनकी प्रतिरोध क्षमता से वाकिफ हैं, तो वो अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। अनिल करमले हमारे एक साथी हैं, वो भी लगातार कविता पोस्टर पर काम कर रहे हैं। मुकेश बिचौले उज्जैन में अशोकनगर इफ्ता के साथी हैं, उन्होंने अभी कोरोना काल में बहुत बड़ी पेंटिंग्स भी इसके बरक्स प्रतिरोध के को दर्ज कराने के लिए भी बनाई हैं। और इसके अलावा एक हमारे साथी हैं मृगेंद्र सिंह, जो देश बंधु में काम करते हैं, फिलहाल सतना के पास अपने गांव में हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ चूंकि मैं गांव में रह रहा हूँ, तो मेरे जो समकालीन दोस्त हैं और जो मेरे घर में चाचा ताऊ के लड़के थे, वो भले ही बड़ी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, परंतु जो चैनल, जो टीवी चैनल, खरीदे हुए चैनल हैं, जो लोगों को गांव में रहकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो वो उसकी चपेट में हैं। वो उसी तरह के चैनल देख रहे हैं, उसी तरह की चर्चाओं में भाग ले रहे हैं और उसी तरह की बातों का फैलाव कर रहे हैं। उनका कहना था कि मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे उनके सामने उन्हीं की बातों को लेकर, उन्हीं की बातों को लेकर अपनी बात जब सामने रखता हूँ और कंपेयर करवाता हूँ, तो मैं उनको उनकी जो समझ है उनको दुरुस्त करने का वहाँ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा उनका ये कहना था कि गाँव में पहले रेडियो हुआ करता था और आज टीवी है। टीवी जो कह रही है गाँव में, मतलब गाँव के लोगों के सामने वो टीवी सत्य कह रही है, जो कुछ भी कह रही है, चाहे वो चैनल किसी भी तरह का चल रहा हो। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों ने छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाए हैं और हम इस तरह जो गाँव में जो लोग ग्रुप में बैठ के टीवी देखते हैं, क्योंकि कोरोना का इतना प्रभाव गाँव-गाँव में, अंदर के गाँव में नहीं है, तो उन लोगों की समझ को हम दुरुस्त कर रहे हैं। बहुत सारे युवा साथी हैं, इतिहास की समझ ये गड़बड़ा रहे हैं, इतिहास को तोड़-मरोड़ कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। उन सब चीज़ों को भी दुरुस्त करना हमारे जैसे कलाकारों की जैसे प्रतिरोध दर्ज कराने का एक ये तरीका भी है। और विभिन्न चैनलों पर जो अपसंस्कृति फैलाई जा रही है और जो झूठ को पुख्ता किया जा रहा है, बार-बार झूठ बोला जा रहा है, उसको बेनकाब करने का काम अभी जो हमारे युवा साथी घरों में हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और वो अभी छुट्टी या लॉकडाउन के दौरान घरों में रह रहे हैं, उनको इस तरह से अपना प्रतिरोध दर्ज कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा हमारे जो युवा साथी हैं, हम वो कई सारी शॉर्ट्स फिल्म भी बना रहे हैं। अभी जो एक युवा साथी हैं, उनकी एक शॉर्ट फिल्म मैंने देखी मंडी, वो किस तरह से एक महाजनी व्यवस्था की बात करती है। अशोक मिश्रा उनके बेटे हैं, उनकी ये फिल्म है, तो कैसे एक महाजनी सभ्यता की बात करती है। तो हम जो युवा साथी हैं हमारे साथ, वो छोटी-छोटी शॉर्ट फिल्म बनाकर अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रतिरोध दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कविता पोस्टर जैसे मैंने बताया, उससे बात रख सकते हैं। छोटी-छोटी पर्चियाँ भी बाँटी जा सकती हैं।
इसके अलावा हम लोगों ने अशोकनगर एकता ने एक थोड़ा सा प्रयास ये भी किया है स्टडी सर्कल का, जो हम पहले प्रत्यक्ष रूप से घर में चला रहे थे, अभी हम वो अलग अलग रहकर भी चला रहे हैं। मैंने कुछ पुस्तकें बच्चों में बांटी, फिर मैंने बकायदा उनको बताया कि आप इनको बड़े लोगों के बीच में भी रहकर पढ़ना है और अपनी चीजों को सिर्फ स्वयं को ही नहीं और सारे अपने आसपास के लोगों को भी अपनी समझ को दुरुस्त करना है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम यदि करेंगे और हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से प्रयास करेंगे तो एक जमीन तैयार होगी और हम लॉकडाउन खुलने के बाद ठीक समय आने पर हम उस पर काम कर सकते हैं। धन्यवाद सभी साथियों। शुक्रिया सीमा जी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इस वक्त फिलहाल हमारे सामने जो रास्ता है वो वर्चुअल का ये जो माध्यम है इसके जरिए ही हमें करने की जरूरत है इस समय, बाध्यता भी हमारे, लेकिन कई साथी इसका बहुत ही रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। आपने कविता पोस्टर्स की बात की, ब्लॉग्स की बात की, शॉर्ट फिल्मों की बात की। बेशक हम सभी ये कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपस में हम साझा भी करते हैं। फिर सवाल वो होता है कि फिर ये एक खास सर्कल के अंदर ही कहीं सिमट के न रह जाए और हम जो जानते ही हैं, हम जब इन चीज़ों से वाकिफ हैं ही, ये शायद हमारी चेतना को जगाने का या हमारी चेतना को और थोड़ा दुरुस्त करने का काम तो करती है, लेकिन एक व्यापक बृहद स्तर पर क्या ये वहाँ तक पहुँच पा रही है, जो कि बेसिक हमारा जो दायित्व हो जाता है। इस बीच पलामू इप्टा से भाई रवि जी ने एक सवाल अच्छा लिखा है कमेंट में कि ग्रामीण स्तर पर जुड़ने के लिए सोशल मीडिया कितना कारगर साबित हो सकता है। और सारिका दी भी इंदौर से पूछ रही हैं कि हम अगर इस तरह केवल वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहे तो आम मेहनत कश लोगों से हम बिल्कुल कट जाएंगे, जबकि एक तरह का उद्देश्य जो है वो अधिकतर इन लोगों के हक और अधिकार के लिए खड़ा होना। तो हम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ों को? बहुत सारे सवाल ज़ाहिर तौर पर हैं, बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि चुनौती हमारे सामने है इस वक्त, जब हम सीमित हो जा रहे हैं एक तरह से। तो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय इप्टा के कार्यकारिणी के सदस्य और इंदौर इप्टा से जुड़े हमारे बहुत बड़े साथी और विनीत तिवारी भैया से कि वे अब बात को आगे बढ़ाएंगे। विनीत तिवारी। शुक्रिया शेखर। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। अरे भैया ये मैंने सवाल के तौर पर नहीं कहा, ये मैंने इस माध्यम का सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाला इन 4 महीनों के दौरान जो फेसबुक लाइव पर सबसे ज़्यादा जो वाक्य कहा जाता है, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? तो मुझे लगता है कि ये आवाज़ दरअसल हम अपने आप से पूछ रहे हैं, तो क्या हमें अपने आप को अपनी आवाज़ आ रही है? और इस मामले को लेकर के मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, मान लीजिए इप्टा और पीडब्ल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, बात यह है कि विजन क्या है, क्या करना क्या है, ये तो पता होना चाहिए। ये तो हम कितने लोगों तक पहुंच जाएंगे, 1.5 अरब के आसपास की आबादी है हम लोगों की, मतलब 1.25 अरब से ऊपर की आबादी है। हम जो है वो 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ लोगों तक पहुंचे भी। तो विजन क्या है, करना क्या है इसका लेकर के? कोई चुनाव लड़ना है हमें या क्या करना है? अपना नाटक दिखाना है उनको, अपना गीत सुनाना है, अपनी पेंटिंग दिखाना है? मतलब हमारा मकसद क्या है? ये विजन ये साफ होना चाहिए हमारे दिमाग में कि जो हम पहुंचना है कि उतावली हो रही है कि हमें लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो क्या करने पहुंचना चाहिए? ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में जो अरब अपराइजिंग हुई थी, उसमें इस माध्यम का इस्तेमाल करके लोगों ने सत्ता पलटी थी ना, कुछ सालों पहले की बात। फिर चूंकि विजन नहीं था उनके पास में, तो वही तानाशाह जिनको उन्होंने गद्दी से हटाया था वो वापस आकर के बैठे। तो अगर लोग हमारे
सामने अगर इस तरह से हमारे सामने लोग आएंगे और हम उनके साथ में अपना साबका अपना वास्ता तैयार कर लेंगे, तो हमारे सामने उन लोगों की फौज का हम इस्तेमाल क्या करेंगे ये पता होना चाहिए। ये मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर हम लोगों ने इन मजदूरों के साथ में कोई वास्ता बनाया तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कल हम इनके साथ करने क्या वाले हैं। तो ये जो मेरा सवाल है वो इस आप चिट्ठी लिखते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं, सोशल मीडिया से बात करते हैं। वैसे बाय द वे ये जो ऑनलाइन क्लासेस का या ऑनलाइन की जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये ऐसी ऑनलाइन वेबिनार्स आज के कोविड-19 के दौर में आम हो गई हैं, लेकिन वैसे भी होती थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात करते थे, और ऐसे तमाम सारे अंडरग्राउंड ग्रुप्स भी हैं जो इन माध्यमों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। तो बेशक ये एक मौका है जिसमें ये याद रखना चाहिए कि इस आपदा का इस्तेमाल पूंजीवादी सत्ता तंत्र जो है वो हमें हमारी संपर्कों को खत्म करने के लिए करना चाहेगा, और वो हर तरह की आपदा का इस्तेमाल करना चाहेगा, केवल कोविड-19 का नहीं। वो NRC CAA का इस्तेमाल भी करना चाहता था इसी तरह से। उसके हाथ में ये एक और अच्छा हथियार आ गया कि इसको तुरंत ही मान लिया लोगों ने, और पढ़े लिखे लोगों ने और हमारे साथ के लोगों ने भी मान लिया कि अभी यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? जैसे मैं कहूँ कि आज की खबर मैंने एक देखी कि अहमदाबाद में 9,80,000 लोग अब तक संक्रमित हुए और मरने वालों की तादाद है उसमें से केवल 1500। अगर 1500 लोग मरे हैं 9,000, तो इसका मतलब फैटेलिटी रेट, मरने की दर जो है वो 1.4% के आसपास हुई। दिल्ली के भीतर वो कहते हैं, सरकारी आंकड़ा है, सीरो का जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक ये है कि सीरो सर्वे में उन्होंने कहा कि दिल्ली की 50 लाख यानी 46 लाख लोग संक्रमित हो चुके थे। मरने वालों की तादाद वहाँ क्या है? 3700, 0.08% वहाँ का फर्टिलिटी रेट है। एक और आंकड़ा आपको सुनाता हूँ, अरविंद शेष का है कि 2019 में दिल्ली में अप्रैल, मई और जून के इन 3 महीनों में यानी पिछले साल 27,152 लोग मरे थे, और 2020 में 21,344 लोग मरे, यानी लगभग 5,000 का फर्क है। पिछले साल 5,000 लोग ज्यादा मरे थे, जबकि इस साल 3,571 कोविड से मरने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ना तो ये इसकी ईजाद आपके लिए हमारे लिए हुई है, ये किसी क्रांतिकारियों ने ईजाद नहीं किया, गूगल ने ईजाद किया है इसको। शुरुआत इसकी हुई थी फौजी गतिविधियों को करने के लिए, और फिर उसके बाद अब उसका उपयोग किया जाने लगा व्यापार के लिए। और ये जो व्यापार हैं, ये इसके साथ साथ कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत हम लोग भी इस्तेमाल कर लें। टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की जाती है सभी तरह के लोगों के द्वारा। तो हम लोग इससे ये ना समझें कि अचानक इसने दुनिया के भीतर कोई बहुत समानता ला दी है। और जैसा किसी ने सही सवाल उठाया, अर्पिता ने, कि इंटरनेट समानता तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, समानता पहले भी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम इंटरनेट से अपनी दूरी बना लेंगे। जो लोग पहले यूनिवर्सिटी जा सकते थे वो जा सकते थे, जो लोग यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे और जिनको बीच में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती थी, उनके पक्ष में यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। तो सवाल ये है कि ये एक माध्यम है, और इसके माध्यम से हम जिन लोगों से संपर्क में आना चाहते हैं वो बहुत अच्छी बात है। हम पहले भी व्हाट्सएप से वीडियो कॉल करके अपने परिचित लोगों से बात किया करते थे, आज हम 20 लोगों से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने 16 लोगों की क्षमता दे दी है आपको एक साथ बात करने की। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है इसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत है।
मुझे याद आता है, झारखंड इप्टा ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है तो मुझे बिरसा मुंडा याद आता है। बिरसा मुंडा ने जब उलगुलान शुरू किया था, जब लड़ाई शुरू की और क्रांतिकारी लड़ाई शुरू की, तो उन्होंने अपने पूरे कबीलों को, अपने साथियों को, अपने गांव के साथ रहने वाले लोगों को ये संदेश दिया था कि कोई नाच नहीं, कोई गान नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, किसी तरह का कोई मनोरंजन नहीं। ये उनका संदेश था। जब तक उलगुलान है तब तक। तो अगर मैं समझता हूँ, ये मतलब जब हबीब तनवीर से बात हमारी हो रही थी तो हमने जब ये बिरसा का डायलॉग इस्तेमाल किया था अपने एक नाटक में, कहाँ है धरती पर हमारी जगह, जो आदिवासियों के उत्पीड़न पर आधारित एक नाटक था, तो हबीब तनवीर ने ये बात कही कि मैंने उस किताब पर जो बिरसा मुंडा थी, उनकी महाश्वेता देवी की, उस किताब पर नाटक बनाने का सोचा, लेकिन मैंने फिर उस आइडिया को खारिज कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोले उसमें बिरसा मुंडा ने ये कहा है कि कोई नाच नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं, क्रांति होगी तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी जब ये इतना भयानक मानवता पर संकट का दौर आया हुआ है, तब हम जैसे जो साथी हैं उनको, और जो जनपक्षीय सोच रखते हैं उनको, अपने जितनी क्षमता है, कलात्मक क्षमताओं के साथ में, गुस्से की क्षमता के साथ में, और जितनी हमारी क्षमताएं हैं लोगों से जुड़ने की क्षमता के साथ में, इस बात का निषेध, इस बात का बहुत ज़बरदस्त तरह का प्रतिरोध करना चाहिए जो हमारी सत्ता ने एक सोच बनाने का, डर की सोच बनाने का कारनामा अंजाम दिया है। ग्रामशी कहते हैं हेजेमनी। ग्रामशी ने जो हेजेमनी की बात कही है कि वैचारिक आधिपत्यवाद, सांस्कृतिक आधिपत्यवाद, जिसमें आप ये सोचने लगो कि आपके दुखों का कारण आप स्वयं, ये तो बेचारे ठीक हैं जो हमारे मालिक हैं या जो सत्ताधारी लोग हैं, ये तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, हम खुद ही अपनी किस्मत पर रोने लगे और अपनी किस्मत पर ही रोना अपना एक काम समझ लें। तो इसका मतलब ये कि हमने पूरी की पूरी एक जनरेशन को, आबादी को, उसके ऊपर उस वैचारिक आधिपत्य कर लिया है। हम उस लिहाज से कभी भी पूर्ण जय तो इस तरह की चीज़ों में हो नहीं सकती। कभी ना कभी कोई ना कोई सोच विचार रखने वाले लोग उठ करके खड़े होते हैं और उनके भी आपस में जुड़ाव होते हैं, वो भी लड़ाई लड़ना जानते हैं, भीतरी तौर पर जानते हैं। जब उन्हें मजबूर होकर के सतह के नीचे काम करना होता है तो वो उस तरह से काम करना जानते हैं। लेकिन हमें जिस सांस्कृतिक चेतना को विकसित करने की ज़रूरत है वो उसका विकास कोरोना काल में और ज़्यादा करना चाहिए, और कोरोना काल जब ना हो तब भी करना चाहिए, उसके पहले भी करना चाहिए था। क्या संस्कृति बनानी है, कौन सी संस्कृति है? जनवादी संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति जब हम कहते हैं तो क्या वो केवल लेखकों, कवियों के लिए ही कहते हैं? क्या हमने अपने इर्द गिर्द के समाज में इस तरह की संस्कृति बनाई? कितने हमारे साथ में जो लोग हैं उनके बीच में स्त्री को लेकर, दलितों को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर पूरी तरह से अपने विचारों का साफ सफाई की जा चुकी? कितने लोग हैं जो अभी तक सामंती परंपराओं में यकीन रख रहे हैं हमारे अपने साथियों में? तो हमने और कितने लोगों के बीच में वो संस्कृति को बढ़ा पाया? तो ये काम तो लगातार करने का। और दूसरी बात ये कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, इस संस्कृति को बना पाने में हम कितने कामयाब रहेंगे अगर हम खुद ही ये मान लेंगे कि नहीं, अब तो ये तो और इस जमाने में कुछ किया ही नहीं जा सकता है। ये तो ताकत निकालनी पड़ेगी। मैं आपको फिर से बताता हूँ जो बात मैंने कल, मैं बल्कि पढ़ करके सुना देता हूँ उसको। कल तो मैंने एक याददाश्त के आधार पर किस्सा सुनाया था जो नाजिम हिकमत के बारे में मैंने सुनाया था। नाजिम हिकमत को जब गिरफ्तार करके, क्योंकि उनकी कविताओं का गान कुछ नेवी के लोग कर रहे थे, तो इसलिए तुर्की की सरकार ने उन्हें ये कहा कि तुम्हारी कविताएं
सैनिक विद्रोह को पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए उनको 28 साल की कैद व मशक्कत दे दी। तो उनका केस जो है समुद्री जहाज पर चल रहा है, और वो केस जो था, उस केस के भीतर उनका समुद्री जहाज पर उनको रखा जाता था। इसका जो एक थोड़ा सा ब्यौरा मैं एक पैराग्राफ पढ़ करके सुनाता हूँ। वो पैब्लो नेरूदा ने लिखा है, पैब्लो नेरूदा ने उनकी याद करते हुए लिखा है। ये अंग्रेजी में है, मैंने हिंदी में तो आपको बताया ही। Then in January 1938 he was arrested for inciting the Turkish armed forces to revolt and sentenced to 28 years in prison on the grounds that military cadres were reading his poems. मिलिट्री कैडर उसकी कविताएं पढ़ रहे हैं, इस बात के बिना पर उसको 28 साल की सजा दी। पर्टिकुलरली द एपिक ऑफ शेख बदरुद्दीन, जो उन्होंने महाकाव्य लिखा था शेख बदरुद्दीन, उसको पढ़ने के लिए उनको सजा दी। Published in 1936, this long poem based on a 15th century peasant rebellion, कोई किसान विद्रोह ही था बदरुद्दीन, उसके ऊपर ये आधारित थी, जिसने ऑटोमन एम्पायर को चैलेंज किया था, उसके खिलाफ विद्रोह किया था। His friend Pablo Neruda relates Hikmat's account of how he was treated after his arrest. और याद करिए बर्बर राव, इसको सुनते हुए याद करिए बर्बर राव को, सुधा भारद्वाज को, और सब गौतम को और शोमा को, सब लोगों को। उन्होंने नेरुदा ने लिखा, accused of attempting to incite the Turkish navy into rebellion, Nazim was condemned to the punishment of hell. The trial was held on a warship, एक युद्ध पोत के ऊपर उनका मुकदमा चल रहा था। He told me he was forced to talk on the ship's bridge. उन्होंने मुझे बताया कि वो, नाजिम ने मुझे बताया कि उससे शिप के ब्रिज पर तब तक चलने के लिए कहा जाता था until he was too weak to stay on his feet, जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत न खो दे और गिर ही जाए। Then they stuck him into a section of the latrines where the excrement rose half a meter above the floor. उसके बाद जब वो गिर जाते थे, तब उनको जहाँ लैट्रिन बनी हुई थी उस सेक्शन में ले जा करके डाल दिया जाता था, जहाँ जो मल था वो जमीन सतह से आधा मीटर ऊपर तक भरा रहता था। My brother poet felt his strength failing him. उसे लगा कि उसकी ताकत ने जवाब दे दिया है। The stench made him reel. वो अपनी लगभग रेंगने की स्थिति में आ गया। Then the thought struck him. तब उसको ये ख्याल आया, My tormentors are keeping an eye on me. मुझ पर अत्याचार करने वाले लोग मुझ पर निगाह रखें। They want to see me drop. वो मुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं। They want to watch me suffer. वो मुझे तड़पते हुए देखना चाहते हैं। His strength came back with pride. और तभी उसकी पूरी ताकत अपने गर्व के साथ वापस आ गई। He began to sing. उसने गाना शुरू कर दिया। Low at first, पहले धीरे धीरे, then louder, फिर और तेज, and finally at the top of his lungs, और उसके बाद अपने पूरे फेफड़ों की ताकत के साथ। He sang all the songs. जितने याद थे उतने गाने उसने गाए, अपनी कविताएं, किसानों के गीत, लोकगीत। He sang everything he knew. जितना उसे आता था वो सब गाया, और इस तरह उसने उस गंदगी से और अपने अत्याचार करने वालों से को हराया। तो ये तो होगा, देखिए ऐसा है कि ये लड़ाई एक निर्णायक तौर पर, ये लड़ाई कोई हम जीत जाएंगे तो अभी बहुत सारे लोग उसमें जाएंगे। और जो बात ये है कि इन लोगों को, तो मैं कल कह रहा था कि विरोध और प्रतिरोध की बात, तो ये ज्ञापन देने से, फेसबुक पर ये कर देने से, इससे आप उतना कर पाते हैं कि कहीं कुछ प्रचार का काम करना। लेकिन जो काम, जो सार्थक प्रतिरोध हो सकता है, वो तो तब होगा जब आप लोगों की चेतना को उस चीज के साथ में एक आंदोलन के भीतर तब्दील करने की कोशिश करें। और कोई एक आदमी कर पाएगा ऐसा नहीं। हाँ, हम अभियान चला सकते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध तो ये है कि सामने खड़े होकर के, जिसको धूमिल कहता है कि छाती पर पड़ते हुए बूटों की मार झेलना, तो वो सामने देखना पड़ेगा। और ये जो बात है कि
एक रचनाकार है तो वो तो भाई उसको तो उतना ही काम कर सकता है, तो ठीक है, रचनाकार एक नागरिक है, एक नागरिक के नाते वो जितना कर सकता है। लेकिन जो ये कहता है कि भाई मैं इस एक रचनाकार हूँ और इस रचनाकार के साथ साथ मैं कुछ बदलना चाहता हूँ और उस बदलाव के भीतर हिस्सेदारी करना चाहता हूँ, तो उनको तो थोड़ा खतरा उठाना पड़ेगा। और वो खतरे उठाए हैं लोगों ने, और वो खतरे बगैर उठाए बहुत सेफ तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए तो कोई काम हो नहीं सकता। और ये सुरक्षा आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आप को घर में बंद करके रखे रहें। आप सोच रहे हैं कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो सुरक्षित हैं, निरापद हैं। आपको पता है कि जब कोविड-19 नहीं था, शिवसेना के ऊपर फेसबुक पर 2 लड़कियों ने टिप्पणी कर दी थी बाल ठाकरे पर, उनको घर से उठा करके पुलिस ले गई थी। ये बहुत बड़ा मतलब आपको वरवर राव ही होना जरूरी थोड़ी है सत्ता के दंड का भागी होने के लिए। वो भय पैदा करना चाहते हैं, वो निरपराधों को पकड़ करके ठूंस देंगे जेल में, और उसके बाद में जैसा होता है कि पुलिस एक लठ चलाती है, एक आदमी को मारती है, बाकी भीड़ मधुमक्खियों की तरह से बिखर जाती है। वो भीड़ एक संगठन के तौर पर कब कायम रहती है? जैसे गांधी ने कायम किया था कि सामने आकर के लोग लाठी खाते थे, गिरते जाते थे, लेकिन आगे बढ़ते जाते थे, वो पीछे मुड़ करके भागने से मना कर देते थे। जैसे मजदूरों ने किया, जब उनके संगठित मजदूर आंदोलन चले, उन्होंने प्रताड़नाओं का सामने मुकाबला किया। और हमें अगर इस मीडिया का कोई उपयोग करना है तो वो इसी तरह से ठीक है कि हम इस पर मार्क्सवाद की कक्षाएं लगाएं, हम इस पर कुछ सोशल मीडिया करें। एक मिनट, तो बहरहाल मैंने इतनी एक बात मुख्य रूप से कहनी थी। बाकी और कोई प्रश्न आएंगे या कोई और बातचीत आएगी तो उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरा कुल जमा कहने का मकसद ये है कि हमें एक अगर सार्थक प्रतिरोध करना है तो उसमें मीडियम्स और मीडिया ये इममटीरियल चीजें रहती हैं। इममटीरियल चीजें रहती हैं ये, कि वो ठीक है, इममटीरियल इन द सेंस कि जो होगा मौजूद। जब पाश ये कहता है कि जब बंदूक ना हुई तब तलवार होगी, जब तलवार ना हुई तो लड़ने की लगन होगी, और हम लड़ेंगे। तो ये तो फेसबुक ना हुई तो क्या लड़ाई छोड़ देंगे? ढोलक मंजीरे नहीं होगा तो क्या लोग गाना छोड़ देंगे? तो लोग लड़ेंगे। अपने पास मौजूद एक हाथ है किसी का तो वो एक हाथ से लड़ेगा, दिमाग है तो दिमाग से लड़ेगा। और वो लड़ने की लगन और लड़ने की सही दिशा, आज मुझे लगता है कि हमने लड़ने की सही दिशा खो दी है। और वो सही दिशा है बैक टू द बेसिक्स, फिर से बुनियाद की तरफ देखिए। सही दिशा क्या है? सही दिशा वो है जहां पर कि हमने बिल्कुल मेहनत कश तबके के साथ अपने आप को जोड़ा था। आज हमारी रीच जो है वो उनमें से हमारे अधिकतर साथियों की रीच उन जगहों तक कम रह गई है, और हमारी रीच मिडिल क्लास के अंदर ज्यादा रह गई है। हमारा क्लास कैरेक्टर बदल गया है, और उस क्लास कैरेक्टर को हमने बदला है। पहले जो था वो ये था कि सज्जाद ज़हीर जैसे लोग जो नवाबी खानदान से आते थे वो अपना क्लास कैरेक्टर छोड़ते थे, मुक्तिबोध अपना वर्ग छोड़ते थे और नीचे वाले वर्ग के साथ में जाते थे। आज जो है एक सोफिस्टिकेटेड मिडिल क्लास इजी गोइंग की तरफ हमारा समाज, हमारा प्रगतिशील समुदाय भी गया है। और उस प्रगतिशील समुदाय को ये सोचना पड़ेगा कि अपने वर्ग के साथ हमें कैसे खड़े होना है। जो हमारा वर्ग है वो मध्य वर्ग नहीं हो सकता। हमारा वर्ग जो है उसकी ताकत इन मजदूरों के भीतर है जो पैदल पैदल निकल रहे थे, और उनके लिए केवल गीत लिखना काफी नहीं होगा। हम सबको मिल करके उनके साथ अपने आप को शामिल करना पड़ेगा, उनकी परेशानियों के साथ। ये केवल इप्टा और पीडब्ल्यूए से नहीं कह रहा हूं मैं, हर बदलाव चाहने वाले साथी से ये बात कह रहा हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत भैया, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल बताया। आपकी बातों से बहुत हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम उस दृष्टि से नहीं देख रहे थे या देख रहे हैं, या हम अपनी दृष्टि का विस्तार कैसे कर लेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आपकी भी बातों से
मुझे लगता है कि हमने हासिल किया। और सबसे अंत में जो आपने कहा, मैं सबसे पहले वो दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि वो बात बहुत ज़रूरी है, जिस जिस उद्देश्य से भी मुझे लगता है कि आज हमने ये कार्यक्रम किया है, कि बैक टू द बेसिस, हम अपने मूल की तरफ, अपने जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो हमारी लड़ाई का बुनियादी नुक्ता है, हम उस पर लौटें। हम मेहनतकश तबके से दूर हो गए हैं, बहुत मेहनतकश वर्ग का वो हिस्सा हम शायद मिडिल क्लास की तरफ, मध्य वर्ग की तरफ ज़्यादा अभी हो गया है। और डी क्लास होने की जो आपने बात कही, वो बहुत मुझे लगता है कि विचारणीय बात है। और बहुत सारी बातें आपने कही कि अब इसमें जो है कि जो वैचारिक आधिपत्य है सत्ता का, वो किस तरह से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और कोविड-19 से जो है कि हम लगता है कि ऐसा लगता है कि इसका भी इस्तेमाल, इस आपदा का इस्तेमाल भी, उसने जैसे कहा कि हम आपदा का इस्तेमाल अवसर के तौर पर करेंगे, तो ये उनके लिए भी एक अवसर है कि हम जैसे लोगों को, या हम जैसे लोगों जो जो काम कर रहे हैं, जो लोग उनकी आवाज़ों को किस तरह से कम किया जाए, कम से कम किया जाए, लिमिट किया जाए उनकी गतिविधियों को। इस चर्चा का पूरा जो है एक चक्र पूरा होता है इसके साथ ही। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे जो साथी हमारे साथ आज मौजूद हैं, और जो फेसबुक के जो कमेंट आए हैं बराबर वो कमेंट करते रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अब बाकी साथी जो अपने विचार या उनके भी सवाल जो हैं, या जो अगर वो किसी और सवाल का भी अगर कोई जवाब वो देना चाहते होंगे, तो मैं इसके लिए भरत भाई, जो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था, तो मैं भरत भाई से फिर से आग्रह करता हूँ कि वो दोबारा संक्षेप में अपनी बात रखें। आपका म्यूट है भरत भाई। धन्यवाद शेखर भैया। मैं जो कमेंट्स आए हैं उन पर कहना चाह रहा था, खासकर जो सारिका जी का जो कमेंट आ रहा था कि लोगों से जुड़ने की बात और शिक्षा की बात, इसमें लगातार जब भी हम लोगों की बात होती है, अभी जब सीबीएसई की सिलेबस में जो सिलेबस से कुछ चीजें हटाने की बात हुई, उसमें जब हमारी चर्चा हो रही थी मेरी उषा आठले जी और अजय आठले जी के साथ, तो अजय सर का कहना था उसमें कि हम लोग लगातार लोक शिक्षण से हटते जा रहे हैं। ठीक है, ये सरकार तो जिद्दी है, ये अपने मन का करेगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग इसमें, उनका ये कहना है कि लोक शिक्षण को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए वापस, और गांवों की तरफ लौटना चाहिए। लोक शिक्षण का तरीका कैसा होगा, क्या होगा, उसके लिए आगे और मतलब बातचीत हम लोग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। पर एक माध्यम है, अजय आठले जी बार बार इस पर स्ट्रेस देते हैं हमेशा, कि लोक शिक्षण ही एक तरीका है जिससे हम गांव में जुड़ सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मतलब मजदूरों से जुड़ने की बात है या मेहनतकश लोगों से जुड़ने की बात है, तो इसके लिए एक लोक शिक्षण ही सबसे, मेरे को भी कन्विंसिंग लगता है ये माध्यम की, लोक शिक्षण जो है एक अच्छा माध्यम हो सकता है। इसमें एक दो सुझाव जैसे हम लोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम लोगों ने गांव गांव में जाकर शो किए हैं बकासुर के, जैसे एनएसएस के कैंप लगते हैं तो वहां जाके फिल्में दिखाते हैं हम लोग, अच्छी फिल्में, मतलब मुंबईया जो हीरो हीरोइन वाली फिल्में से हट के जो जो जनरली उनके पास पहुंच नहीं पाती हैं, ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं। और आगे भी अगर इस तरह का हम लोग करें तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा को लेकर बात हो रही है लगातार, जिस तरह से शिक्षा को बदला जा रहा है, तो उस पर हम लोग सोशल मीडिया तो नहीं, मीडिया को लेकर गांव तक जाएं, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेटर हमारे लिए होगा लोगों से जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि साथ इस, अगर इस तरह का हम इनिशिएटिव करते हैं तो लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारा आंदोलन बड़ा भी होगा। आगे और कोई साथी बोलना चाहे तो। आवाज नहीं आ रही भैया। शेखर तुम्हारा म्यूट है। शुक्रिया भाई भरत। और अब मैं आग्रह करूंगा अर्पिता दी से कि इस राउंड में भी वे अपनी बात संक्षेप पे रखें, और पूरे बातचीत के बीच में अगर उन्होंने कोई सवाल या उनके मन में कोई विचार आए हो तो वो साझा करें हमारे साथ। अर्पिता दीदी। मैं चाहूंगी शेखर की विनीत जी को ही बुला लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। एक चीज छूट गई थी कि हमने मजदूरों की बात की, स्त्रियों की बात की, बच्चों की बात की,
और युवा बेरोजगारों की बात की जो इस समय बहुत तरीके से प्रताड़ित हुए। लेकिन एक पक्ष छूट गया, जबकि अब मीडिया की बात कर रहे हैं पत्रकारों की, तो पत्रकारों को भी बहुत प्रताड़ित की है राज्य सत्ता जो है, जिन्होंने भी मजदूरों की बात उठाई है। उनको इन्हें झारखंड में एक पत्रकार था जिसे 5 दिन जेल में रहना पड़ा क्योंकि वो मजदूरों की बात रख रहे थे। उसके अलावा भी एक और न्यूज़ थी, हिमाचल में 5 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। तो एक साथी का सवाल भी था यहाँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत खतरनाक है, हमारे लिए क्या उपाय है? तो आपको खुद ही छल्ली बनना होगा, आपको अपनी समझ, अपनी चेतना का विस्तार करना होगा, कि देखना होगा कि हमें क्या देखना है, कैसी न्यूज़ पढ़नी है, कहाँ से हमको सही न्यूज़ मिल सकती है, ये आपको खुद ही ढूँढना होगा। लोगों से वैसा संपर्क सूत्र बनाना होगा, इतने सारे अल्टरनेट मीडिया में लोग काम कर रहे हैं और साथ ही ब्लॉग्स चल रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी खबरें हम तक पहुँच रही है, तो उनको हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा कि चेतना का प्रसार हो। धन्यवाद शिखर। शुक्रिया दी। अब सीमा जी से मेरा आग्रह है कि अपनी बात को आगे उसमें अगर आप कुछ जोड़ना चाहें तो आप उसे जरूर हमारे साथ साझा कर सकते हैं और इसके बाद मैं फाइनल कमेंट के तौर पर विनीत भैया के पास लौटूंगा। आपका भी म्यूट है। मैं सारिका की बात का जवाब देना चाह रही हूँ। सारिका ने कहा कि क्या क्या कविता पोस्टर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसा है कि जहां तक जो चीजें सुलभ तरीके से जा सकती हैं उन्हीं को जाना चाहिए या पहुंच रही हैं। जैसे मैंने बताया था कि मृगेन सिंह हैं जो अभी गांव-गांव में जाके स्टोरी कर रहे हैं, टीवी की न्यूज़ को सही करके, दुरुस्त करके उन तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह के काम गाँव में हमारे साथी कर रहे हैं। और दूसरी बात एक मेरे मन में भी सवाल था और मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो जनहित याचिकाएँ हैं, इनके मतलब इनका क्या औचित्य है, इस पर सरकार बार-बार सवाल उठा रही है। पिछले कुछ दिनों हर्ष मंदर हैं, अंजलि भारद्वाज हैं या स्वामी अग्निवेश हैं, इनकी याचिकाओं पर सवाल उठाए गए हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जन याचिकाओं की ही वजह से कि हम जो गंगा जमुना हमारी जो नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनका जो आज हम स्वरूप देख पा रहे हैं या फिर पर्यावरण संबंधी कई सारे मुद्दे हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेके कई सारे कार्य हैं। तो इस तरह के जो कार्य हैं जन याचिकाओं की ही वजह से हमारे सामने एक सफल तरीके से हो पाए हैं, ऐसा मेरा मानना है। और आज ही एक खबर पढ़ी कि ट्विटर पर जब किसी एक विशेष समूह को, जैसा कि अमूमन जोड़ा ही जा रहा है, एनआरसीसी वगैरह के मुद्दे से ही ये चला आ रहा है, तो ट्विटर पर जब किसी विशेष धर्म को कोरोना की वजह बताई जा रही है और ट्विटर कुछ नहीं कह रहा है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज ही ट्विटर को फटकार लगाई है। इससे पहले एक नोटिस भी जारी किया था जिसका ट्विटर ने कोई जवाब नहीं दिया और आज उसने फटकार लगाकर कहा है कि सिर्फ आपको उसके मैसेज को सिर्फ डिलीट करना ही आपकी जवाबदारी नहीं है, इससे ज्यादा बढ़कर आपको जवाबदार होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तक मुझे लगता है कि हम जो जनहित याचिकाओं के तहत भी अपनी बात रख सकते हैं और हमें रखना चाहिए। जैसे कि विनीत ने कहा कि क्या हम उन मजदूरों तक, लौटते हुए मजदूरों तक या आश्रय स्थल पर जो मजदूर रह रहे थे, क्या हम उनकी संवेदनाओं तक पहुंच सके? तो इसका उदाहरण मैं लूंगी कि हमारे शहर का उत्कृष्ट विद्यालय इस तरह का सेंटर बनाया गया था और वहाँ करीब 100 से ज्यादा मजदूर रुके हुए थे। तो हमारे जब साथियों से मैंने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर उनके लिए सारी सुविधाएं थी, समय पर चाय, नाश्ता, खाना सब मिल जा रहा था। परंतु और अधिकारी भी आते थे, बात करते थे अच्छे से, उनको सारी चीजें समय पर उपलब्ध कराते थे। परंतु उनके अंदर जो तमाम प्रश्न थे, उनकी मजबूरियां थी, उनसे कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं जुड़ा हुआ था। तो उस दौरान जो हमारे साथी वहाँ पर तैनात थे या ड्यूटी पर थे, उन्होंने उनसे बातचीत की, तो वो उनसे सवाल जवाब करते थे कि क्या ये जो अधिकारी आ रहे हैं, हम
उनको समय पर खाना और कपड़ा, सोने के लिए पंखे, बिस्तर, रजाई, गद्दा सब दे रहे हैं, हमारे घर से भी बेहतर दे रहे हैं। क्या ये हमारे घर की मजबूरियों को समझ पा रहे हैं? हम कैसे-कैसे यहाँ पर फसल काटने के लिए अपने छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को एक निश्चित समय अवधि के लिए छोड़कर आए थे और यहाँ हम फंसे हैं। और हमारा जो छोटा खेत था, जो हमें जाके काटना था, वो भी सब बर्बाद हो गया होगा। तो क्या ये सरकार हमको पूरे साल भर खाना देगी? तो इस तरह के जो सवाल थे वो सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं और वो हम तक पहुंचते हैं, और उस तरह के सवाल जो हम तक पहुंचते हैं, हमें उनको उस तरह से ग्रहण करके और लोगों तक पहुंचाना और उनकी बात आगे तक पहुंचाना एक हमारी जवाबदारी होती है। इसी तरह स्टेशन पर, हमारे यहाँ छोटा शहर स्टेशन पर निराश्रित लोगों को खाना बांटा जाता था। इस लॉकडाउन के बाद ये सब बंद हो गया, तो हम लोगों ने लगातार पड़ताल की कि वहाँ पर जो स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनको कैसे क्या खाना मिल रहा है। तो उस दौरान 2-1 केस मेरे सामने ऐसे आए जो हमारे शहर के, हमारे बगल के मोहल्ले की युवा लड़कियां हैं और उनको किसी वजह से घर से निकाल दिया गया है। और तो इस तरह के केस हम लोगों के सामने आए, उन पर भी अब हम पड़ताल करेंगे और उन पर भी हम आगे काम जारी रखेंगे। ये सही बात है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अभी कोरोना या महामारी का दौर है तो इस समय हम इस तरह के काम करें। इससे पहले भी हम लोगों को करना चाहिए था और इसके आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे और इस तरह की जवाबदारी का निर्वहन हम करेंगे। शुक्रिया चरण जी। निश्चय ही हमने बहुत इस बीच जो हमारे अनुभव रहे हैं, हमने देखा कि बहुत तरीके से आम जन ने, विशेष करके सरकार और सत्ता की बात अगर हम छोड़ भी दें तो आम जन ने किस तरह से, आम लोगों ने किस तरह से आम लोगों के साथ में खड़े होकर के इस जो एक संकट का दौर था जिसमें हर कोई जो है सफर करता, खास करके जो निम्न मध्य वर्ग भी नहीं कहेंगे उसको, बल्कि एकदम मेहनतकश जो मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाने खाने वाला जो वर्ग है, वो किस तरह से गुजर रहा है और अभी भी गुजर रहा है। तो उसमें जिस कहेंगे सोशल मीडिया के अलावा भी जो काम हुए, वो हमारे जो अनुभव है उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को जरूर मिला है। और ये काम जाहिर है कि सिर्फ अभी नहीं हुआ, पहले भी होता रहा है, पहले भी लोग करते रहे हैं। और अब जो है अब मैं इस पूरी चर्चा का सार या निचोड़ के तौर पर पूरे आज के कार्यक्रम का जो हमारा विषय रहा है कि मौजूदा दौर में हम जनप्रतिनिधित्व के जो आयाम है, हम हमारे लिए जो आगे के रास्ते हैं, हम उस पर समझ बनाते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने सभी वक्ताओं को सुन चुके और अब हम एकदम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं। मैं साथी विनीत भैया से मैं करूंगा कि वो इस पूरी बातचीत को कंक्लूड करते हुए अपनी बात रखें और इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम आज के लिए अब समाप्त करेंगे। विनीत भैया। शुक्रिया शेखर और सभी साथियों, सीमा, अर्पिता, भरत जी। एक सवाल है, हाँ ठीक है, एक मिनट में नोट कर लूँ। और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि किसी का माइक चालू है शायद, तो पीछे से कुछ अजान की आवाज़ें आ रही, अब शायद रुक गई है, अगर वो बंद करना तो अच्छा जी। ठीक है, मैं शुरू से कुछ बातें रखने की कोशिश करता हूँ। एक जैसे बात है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात भरतलाल निषाद जी ने की थी और उन्होंने कहा था कि इसका बहुत अच्छा उपयोग है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, मोदी जी के ऊपर 1000 किस्म के चुटकुले बना करके और बड़े अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस के शो ला करके हम लोगों को मोदी जी के खिलाफ कर सकते हैं थोड़ा बहुत। हालांकि वो जो स्टैंड अप कॉमेडियंस के शोज लाइव होते हैं उनके 500-500 1000 रुपए के टिकट भी होते हैं, बाद में वो इस पर आते हैं। तो वो कोई इस वजह से नहीं कर रहे हैं, उनका इफ्ता की तरह का जनपक्षीय कोई कारण हो ऐसा नहीं है ये। लेकिन फिर भी वो अगर कम से कम इतनी बात कर रहे हैं कि वो मोदी जी के लिए गए गलत स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, या कुणाल कामरा जैसे लोग हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को परेशान कर दिया प्लेन के अंदर, तो अच्छी बात है।
लेकिन इससे मेरा केवल ये कहना है कि इससे आप मोदी के खिलाफ एक कैंपेन छोड़ दो। जब मनमोहन सिंह आएंगे तब आप मनमोहन सिंह के खिलाफ कर सकते हैं। राहुल गांधी को, उन्हीं में से अनेक लोग राहुल गांधी के ऊपर भी शोज करते हैं पहले, अब मोदी के ऊपर कर रहे हैं। तो मेरा कहना केवल इतना है कि एक विजन हमें होना चाहिए कि भाई हम इस सबको करके करना क्या चाहते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ये भी एक पर्पज हो सकता है कि हम तो राजनीतिक व्यंग्य करना चाहते हैं। जो भी होगा हमारे सामने हम उस पर राजनीतिक व्यंग्य करेंगे, चाहे मार्क्सवादी लोग होंगे, चाहे कम्युनिस्ट होंगे, चाहे ज्योति बसु हो, चाहे कोई भी, हम उन पर तंज करेंगे, जिसको तंज एक तरह की टेक्निक लिटरेचर के भीतर भी कही जाती है। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि ये लोगों के बीच में तब तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस लाता हो और उन्हें इस चीज़ के लिए सजग करता हो, एजुकेट करता हो कि उनके अपने राइट्स क्या हैं, और इस चीज़ के लिए सजग करता हो कि हम हंस सकते हैं, चाहे तुम शासन में बैठे हो तब भी हम तुम पर हंस सकते हैं। अगर इतने राइट्स के लिए भी लोग लड़ने लगें तो भी बड़ी चीज़ है कि हाँ, हम हमारा हक है, हम जोक बना सकते हैं, हम कार्टून बना सकते हैं, हम किसी पर भी बना सकते हैं। कल अगर कम्युनिस्टों की सत्ता भी आ जाएगी तो भी हम बना सकते हैं। और ये राइट के लिए लड़ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ने की चेतना जनता के भीतर पैदा करना, ये अगर मकसद है तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मकसद नहीं है और केवल विरोध करना मकसद है तो उससे प्रतिरोध जन्म नहीं लेगा। ये एक बात मुझे लगती है। दूसरी बात ये थी कि आईटी सेल का मुकाबला कैसे करें, इनके जो आईटी सेल, कि आईटी सेल का मुकाबला आईटी सेल बना करके किया जाएगा। आईटी सेल का मुकाबला आप, मतलब अब आप कहेंगे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, तो आपको ऐसे प्रतिबद्ध लोग खड़े करने होंगे जो इस तरह की जिम्मेदारी लें। हमारे संगठन के नेतृत्वकर्ता जो हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, जैसे आप सब लोगों ने सोचा कि भाई इनका फेसबुक पेज बने, ये इंस्टाग्राम पेज बने, वो ट्विटर हैंडल बने, ये जैसे आप लोगों ने सोचा, तो किस वजह से सोचा? हम लोग तनख्वाहशुदा आईटी सेल नहीं है, लेकिन हम भी आईटी सेल हैं, हम इनके खंडन करने वाले आईटी सेल हैं। और एक नहीं, हम जैसे अनेक विकेंद्रित संगठन हैं, और कुछ लोग तो इसमें 24 घंटे लगे हुए हैं, जैसे प्रतीक सिन्हा है, आप जानते हैं, आल्ट न्यूज़ वाले, या और तमाम सारे हमारे जो साथी लोग हैं जो इनकी खबरों के झूठ को उजागर करते रहते हैं। तो लेकिन उसको अगर वाकई कोई हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो इन टेक्नोलॉजीज को बहुत अच्छे से समझते हों, तो जब जेएनयू का मूवमेंट हुआ था तब ये काम हमारे कुछ साथियों ने, हमने मिलकर के किया था। क्योंकि मेरे संपर्क हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में और देश के बाहर कई जगहों पर यूनिवर्सिटीज में वहाँ के प्रोफेसर से, एक्टिविस्ट से हैं, तो हमने रातों रात उन सारे चैनल्स को एक्टिव किया। फिर उन सब लोगों ने जवाब देना शुरू किए झूठे आरोपों के। तो उसका नतीजा ये हुआ कि 1-2 दिन के भीतर जो नैरेटिव था वो नैरेटिव चेंज हो गया। उस नैरेटिव को हमने किसी हद तक काउंटर करने में कामयाबी पाई। तो ये जो बात है, ये इसको हमें और ऑर्गेनाइज तरीके से करने की ज़रूरत है। हमारे हजारों साथी उनके लाभों के ऊपर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हमारे 1000 साथियों के पास में उनसे ज़्यादा ऐतिहासिक जानकारी, उनसे ज़्यादा पुख्ता जानकारी और उनसे ज़्यादा संयमपूर्ण जानकारी है कि हम जब तक 4 जगह से चीज़ें देख करके तय नहीं कर लें कि ऐसा वाकई हुआ है या नहीं, तब तक हम इस तरह की जानकारियों को फैलाने का काम नहीं करते। तो इसलिए हम लोग एक ट्रेनिंग से आए हुए लोग हैं, संगठन की ट्रेनिंग है, और वो संगठन की ट्रेनिंग है सच के साथ में खड़े होने की, साहस के साथ खड़े होने की। उनकी ट्रेनिंग जो है वो विध्वंस की ट्रेनिंग है और वो मौका परस्ती की ट्रेनिंग है। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुना कि उन्होंने कितनी अच्छी ट्रेनिंग हासिल की है, वो हर आपदा को अवसर में बदलना चाहते हैं, इतने अवसरवादी। अच्छा, अब दूसरी बात डोमेस्टिक वायलेंस की और मेंटल हेल्थ की अर्पिता ने कही थी, ये बहुत बड़ा सवाल था और बहुत अच्छी बात ये है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ
कि यंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका ग्रुप बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद वगैरह, दिल्ली वगैरह सब जगह के लोगों ने आपसी नेटवर्क करके एक हेल्पलाइन बनाई इस पूरे दौरान। और डोमेस्टिक वायलेंस हो या माइग्रेंट लेबरर्स, जिनको प्रवासी मजदूर हम कहते हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, उनके इश्यूज हों या उनके अन्य तरह की चिकित्सा की समस्या हो या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, उनको उस तरह की मदद उन्होंने मुहैया कराने की कोशिश की। और हजारों लोगों को उन्होंने इस तरह की काउंसलिंग दी है। 24/7 की उन्होंने वो बनाई थी एक हेल्पलाइन। और इस तरह की हेल्पलाइन, आवाज किसी की आ रही है? हेलो। तो वो इस तरह का काम अगर आगे कभी इस तरह की परिस्थिति आती है तो हम लोगों को भी करना चाहिए। इंदौर की हमारी टीम में हमने साइकोलॉजिस्ट कुछ साथियों का समूह जो ट्रेंड काउंसलर्स हैं उनका एक समूह भी अपने साथ शामिल किया था कि अगर कहीं किसी को ज़रूरत पड़े तो उसका उनका भी उपयोग किया जाए। फिर किसी ने बात रखी थी कि रियल एक्टिविज्म वो तो फील्ड में जाकर के ही होगा। देखिए, एक्टिविज्म ये भी है, मैंने पहले भी जैसे कहा, ये भी एक एक्टिविज्म है। इसमें आप तमाम 24 घंटे आप लगे रह सकते हैं और वो भी आपको कम पड़ सकते हैं, ये भी एक एक्टिविज्म है। लेकिन यही एकमात्र एक्टिविज्म नहीं होगा। दिक्कत तब आती है जब सब लोग फेसबुक पर ही आकर के अपने काम कर लेना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर। और वो जो मैंने वर्गीय चेतना वाली बात कही थी, उस चीज से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। हमारा बाहर आने जाने का, लोगों से मिलने जुलने का वो संपर्क छींच जाता है, कम हो जाता है और केवल इस पर ही हमारा ज्यादा वक्त गुजरने लगता है। और इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि ये एक साजिश है। सोशल मीडिया इज नॉट इन्वेंटेड फॉर योर कन्वीनियंस। ये इसके लिए नहीं बना है, ये इसके लिए बना है कि आप ज़रूरी चीज़ों से आपका ध्यान हटाया जा सके और ज़रूरी गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ की भीड़ आपके सामने खड़ी कर दी जाए, एक पहाड़ खड़ा कर दिया जाए ऐसी गलत सूचनाओं का, पोर्न्स का, नग्न तस्वीरों का, कि आप अपने विवेक के भीतर पहुंच ही नहीं पाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक विवेक संपन्न तरह से इसका इस्तेमाल करें, वरना आपकी उंगलियों को आदत हो जाती है मोबाइल पर ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहने की, आपको कंप्यूटर को देखते रहने की आदत हो जाती है। और इससे हमें सायास बचना चाहिए। और क्योंकि इसके लिए जो लोग काम करेंगे उनके लिए ये ज़रूरी होगा, उनकी उस तरह की ट्रेनिंग होगी और उनकी उस तरह की जानकारियों के सोर्सेज होंगे। इसलिए फील्ड हर जगह है। जहाँ पर भी आप दुश्मन के किसी भी एक मोर्चे पर उसके सामने खड़े हैं, चाहे वो वर्चुअल वर्ल्ड हो, फील्ड वो भी है। क्योंकि असल में वो आपको जब नुकसान पहुंचाएगा तो केवल वर्चुअल वर्ल्ड में गाली दे करके नहीं चला जाएगा। वो दुश्मन जो है, जो पूंजीवाद है, वो आपको घर में से फिजिकल उठा करके ले जाएगा। आपको केवल ये नहीं है कि फेसबुक अकाउंट आपका डिलीट कर दिया या ब्लॉक कर दिया। अच्छा, सीमा ने एक बात कही थी कि ये मानव संकट नहीं, मानव अधिकार संकट बनने वाला है कोविड-19। देखिए, यही गफलत है। इन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पूरी लड़ाई को अलग अलग तरह की लड़ाई में तब्दील कर दिया जाए, वहाँ पर रंग भेद की लड़ाई शुरू कर दी जाए, मानव अधिकार कहा जाने लगे। मानव अधिकार क्या है? जीवन का जो हमारा संकट है वो मानव अधिकार थोड़ी है। बरबर राव की डिमांड क्या मानव अधिकार के तौर पर जेल से बाहर आने की है? उनकी जो मांग है वो उस तरह का समाज बनाने की मांग है जिस समाज के भीतर से जुल्म और शोषण समाप्त हो। अगर वो ये डिमांड करते हैं और ऐसे लोगों का विरोध करते हैं कि जिन्होंने इस तरह का गलत समाज बनाया, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकारें हो, चाहे वो चंद्रबाबू की सरकार हो, चाहे किसी और की, अगर उन्होंने इन तरह की सरकारों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाई तो उनकी डिमांड केवल मानव अधिकार की नहीं है,
ये बात समझना बहुत जरूरी है कि वर्ग संघर्ष को तोड़ करके कहीं पर्यावरणवादी आंदोलन में, कहीं आपने जनहित याचिकाओं में, क्रांतिकारी आंदोलन जनहित याचिकाओं से नहीं हुआ करते। वहाँ जनहित याचिकाएं अपने आप में, जैसे अखबार है, वो सब जो है एक टूल है, उनका इस्तेमाल क्रांतिकारी आंदोलन करता है ताकि लोगों के बीच में वो बात पहुंच सके। जैसे भगत सिंह ने, पता था उनको कि कोर्ट क्या करेगा, लेकिन उस कोर्ट का इस्तेमाल अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए किया। इसलिए जनहित याचिकाओं का उतना ही असर है, उतना ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि जनहित याचिकाओं से मतलब आज तक कोई सूरत बदल गई। मैं कल ही सारिका को ये बता रहा था कि कानून बनने का मतलब ये होता है कि हमने एक बात को सही ठहरा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई सुधार हो जाएगा। जैसे दहेज के खिलाफ कानून बना तो कम से कम इस देश की स्त्रियों के पास ये कहने के लिए तो है कि कानूनन हमारे हाथ में जो है ये एक कानून है। लेकिन दहेज की हत्याएं रुक नहीं गई उससे, या महिलाओं को संपत्ति में अधिकार का कानून बना तो उससे महिलाओं को दिया नहीं जाने लगा संपत्ति में हक, या डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना तो ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस रुक गया। लेकिन कानून बनने के हक का मतलब ये हुआ कि हमने असर्ट किया और सत्ता को एक आंदोलन की वजह से ये मानना पड़ा। इससे रुक जाएगा, ऐसी गलतफहमी अपने बीच में नहीं रखनी चाहिए। जनहित याचिकाओं से समाज नहीं बदलेगा, वो थोड़ा बहुत किसी मुद्दे को प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे काम में आती हैं। अभी लगभग आखिरी दौर में हूँ मैं। हाँ, इफ्ता का एक चैनल होना चाहिए, बहुत जल्दी ही आपके सामने इफ्ता का चैनल हुआ। हालांकि यूट्यूब चैनल तो इफ्ता के हैं और इस तरह से हम पहुंच भी रहे हैं। अभी आपने इंदौर में सुना होगा कि अंडे का ठेला एक बच्चा लगाता था, उसको नगर निगम के अधिकारियों ने फेंक दिया। किसी ने उसका वीडियो बनाया, वो मासूम बच्चा, उसने बड़े दुख के साथ में अपनी बात रखी, वो वीडियो वायरल हो गया। राहुल गांधी ने उसे फ़ोन किया, दिग्विजय सिंह ने उसे फ़ोन किया, अरविंद केजरीवाल ने फ़ोन किया, और तमाम लोगों ने पैसे इतने दे दिए कि अंडे के ठेले में जितना पैसा उसका था या उसकी जितनी संपत्ति थी, उससे कहीं ज़्यादा आज वो समृद्ध स्थिति में है। अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवा दिया, उसको एक चमचम करती हुई नई नकोर सजी धजी साइकिल दी, और बहुत सारा उसके लिए पैसे वैसे का इंतजाम हुआ। सुनते हैं कि सरकार भी उसको एक फ्लैट देने वाली है और ये सब। तो मेरा कहना ये है कि ये चैरिटी के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से हमको गुमराह नहीं होना चाहिए। ये सरकार एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक घर ऐसा बनाएगी और उसके बाद में जो असल यथार्थ होगा वो उसके पीछे वही बजबजाता हुआ गरीबी का दावानल होगा, वही गरीबी का महासागर होगा जिसमें लोग बुरी तरह से पिस रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये जो है चैरिटी को, इसीलिए मैंने कहा था कल परसों भी कहीं पर कि चैरिटी को ये बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई, चैरिटी तो जो शोषण करने वाला है वो भी करेगा। जो सेठ है जिसने गरीबों का खून चूसा है, वो भी मजदूरों को 10, 20, 50 क्विंटल अनाज पहुंचा करके आया, फोटो भी खिंचवाया होगा, नहीं भी खिंचवाया तो भी उसने चैरिटी कर दी। तो चैरिटी को कभी भी एक पॉलिटिकल कार्रवाई के तौर पर नहीं देखना चाहिए। सारिका का आखिरी सवाल था कि ये सब करेगा कौन? ये मतलब करेगा कौन, मतलब कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आएंगे, यहीं से करेंगे लोग, आप में से हम में से ही करेंगे। आज से 10, 15 साल, 20 साल पहले मैं जानता था क्या कि मैं कुछ करूंगा कि मुझे छत्तीसगढ़ की सरकार एक कत्ल के केस में फंसा देगी और हम लोगों को UAPA देशद्रोह में फंसा दिया जाएगा? मैं कभी सोचता था क्या? कन्हैया ने कभी सोचा था क्या कि उसके ऊपर इतना बड़ा दुनिया का चार्जेस लगा दिए जाएंगे? लेकिन जब ऐसे मौके आए तो हमने उनका सामना किया। क्यों सामना किया? क्योंकि हमने इस तरह की सीख समझ हासिल की। और जो करने वाली बात है, हम में से ही वो लोग जिनकी जैसी स्थिति होगी, मैं कह रहा हूँ प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। समाजवादी समाज जब बन जाएगा तब भी, और समाजवाद लाने के लिए भी योजना बहुत ज़रूरी होती है। तो योजना पूरी मुकम्मल बने, उसमें
जिस साथी की जिस तरह की क्षमता है, जिस तरह के काम करने की उसका ख्याल रखते हुए, उसकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखते हुए उसे उस तरह की जिम्मेदारी दी जाए और वो जिम्मेदारियों का बाकायदा एक हर महीने में अकाउंटेबिलिटी हो उसकी। हम लोग संगठन में आ जाते हैं, सदस्यता दी है नहीं दी है, पैसे भी दिए हैं कि नहीं सदस्यता के, इसकी भी कोई खास जिम्मेदारी नहीं रखते। तो संगठन में हम लोगों को जो जिम्मेदार साथी हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से कलेक्टिवली जिम्मेदारी उठाएं, कलेक्टिवली प्लान बनाएं और उस योजना के अनुकूल काम करने की कोशिश करेंगे तो कोई इतना समस्या की बात नहीं है कि अभी काम नहीं हो सकता। काम करने वाले कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, एक्टिविस्ट भी कर रहे हैं और जो जो लोग भी बदलाव लाना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और जो जिसको आप फील्ड कह रहे हैं कि मतलब खुले में जा करके लोगों से मिलजुल करके उस तरह से काम कर रहे हैं, वो भी काम है और ये भी एक काम है। तो लेकिन अगर एक ही तरह के काम में हमने काम समझ लिया तो फिर हमारी दृष्टि का दोष है। अभी हम कच्चे हैं, अपरिपक्व हैं, योजना बनाने के लिए हमारे पास समझ का अभाव है, तब हमें ऐसा सोचना चाहिए। और फिर हमें इसलिए फिर से पढ़ना चाहिए, चे गुवेरा को पढ़ें, क्यूबा की क्रांति हुई तो क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई क्या हुआ। तो हमें फिर इन क्रांतियों के इतिहास को पढ़ते हुए अपने आप को हौसला देना चाहिए कि पहले भी हुई हैं कोशिशें, कामयाब भी हुई हैं और नाकाम भी हुई हैं, और हम अगर नाकाम भी होंगे तो भी वो आगे कभी आने वाली कामयाबी के बीच का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काम करना होगा और योजना बनाकर ही काम हम को करना चाहिए, और जिसकी भी जैसी क्षमता हो वो उस तरह से उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए या उस तरह से उसको हम काम सौंपें और फिर उसका एक रिव्यू भी हो कि कैसे काम चला। तो सारी चीज़ें योजना पर हैं। बहुत अच्छी बातचीत रही है कुल मिलाकर के। जैसे कि हमने जो शुरुआत भी की थी बातचीत से कि क्या आभासी दुनिया में हम जो कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, जो विरोध का जो हम जो स्वरूप आज हमारे पास हम जो अख्तियार कर पा रहे हैं, कितना वो कारगर है, हम आगे क्या करेंगे। मुझे लगता है कि सारी बातचीत में बहुत अच्छी बातें निकल कर आई हैं, बहुत अलग-अलग जो एंगल्स हैं, जो कोण हैं, उन पर हम बातचीत कर पाए। और सबसे अच्छी बात जो पूरे कार्यक्रम में ये रही कि तमाम साथी जो फेसबुक लाइव के जरिए इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने बाकायदा अपने सवाल और अपने विचार साझा किया हमारे साथ में, और बहुत अच्छे सवाल भी उनकी तरफ से आए हैं, सारिका दी हों और बाकी जो भी साथी हैं। बीच में मैं सबके नाम अब भूल रहा हूँ, लेकिन ये तमाम चीज़ें इस कार्यक्रम के अंदर मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जो हमने जो प्रयास किया था कि इस मुद्दे पर, क्योंकि हम बहुत लंबे वक्त से ये देख रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे ये बोलते रहते हैं अक्सर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। कई साथी मायूस हो जाते हैं बीच में कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, या बड़े लोग कुछ नहीं बता रहे हैं, या बड़े लोग आगे नहीं निकल करके आ रहे हैं, हम सीमित हो रहे हैं, हमारा दायरा सीमित हो रहा है। तो इन तमाम तरह की जो चिंताएं या मायूसी भी जो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम और हम इस तरह के कार्यक्रम के जरिए जो बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत को हम वहाँ तक जब ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तमाम साथी को ज़रूर कोई रोशनी उस तरह से आएगी, कोई उम्मीद जिसमें हम कह सकते हैं कि अच्छी उम्मीद उनके हाथ आएगी, जिससे वो आगे अपना काम भी कर सकेंगे और बिल्कुल बुलंद रहेंगे कि हम जो भी कर पा रहे हैं इस वक्त, जो हमें करना चाहिए उसकी पूरी समझ के साथ हम कर रहे हैं। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। भरत भाई, अर्पिता दी, सीमा जी, विनीत भैया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आपने जिस तरह से पूरी बातें मुद्दे पर अपनी बात रखी, और हम बहुत जल्द किसी दूसरे कार्यक्रम में आप सभी साथियों का फिर से साथ चाहेंगे। इप्टा घाटशिला और इप्टा झारखंड की तरफ से मैं आप सभी साथियों का और सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।